हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस की, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो पहले देख लेते हैं कि चैप्टर सारे के सारे हैं टोटल कितने। तो केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स हैं 4। फिर उसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो भी 4 हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो भी 4 हैं। तो चार चार सारे इनके सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर एक या दो, शायद एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर है, वो है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। तो आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर बायोलॉजी। तो जो पहले 4 चैप्टर्स हैं उनको अपन कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला सवाल देख लेते हैं और सारे के सारे सवाल यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो पहला सवाल है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। तो कुल मिला के मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन है, तो उससे मतलब कि क्या ना कर ले, क्रिया ना कर ले, और क्रिया हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए उसको साफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का अपन को पता है कि H है और क्लोरीन का Cl है। अब 2 क्यों लिख दिए गए हैं? ताकि इसको अपन बैलेंस कर सकें, क्योंकि संतुलित समीकरण लिखना है तो 2HCl आ जाएगा। सेकंड है वेरियम क्लोराइड, तो वेरियम क्लोराइड का क्या है? VaCl, ठीक है। और एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है? AiSO4। अब यहाँ 3 और यहाँ 2 इस वजह से लगा दिए हैं, ताकि वो अपन क्या कर सकें, संतुलित कर सके। तो यहाँ पे 3VaCl2 और प्लस मतलब Al2 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट SO4। फिर जो बनेगा वो बनेगा वेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से संतुलित है। तीसरा है सोडियम और जल, तो सोडियम और जल को मिलाएंगे, यानी कि Na और H2O को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaOH और H2 निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको संतुलित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, जल में वेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघुलनशील वेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। दूसरा है, इसको भी आंसर करेंगे अपन, एक साथ में ही करेंगे दोनों को। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल H2O है, वेरियम क्लोराइड अपन को पता है BaCl2 है, सोडियम सल्फेट क्या है? सोडियम सल्फेट NaSO4 है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना देना है और आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बन जाता है। तो BaCl2 हो गया और Na2SO4 हो गया। तो इधर बन जाएगा फिर BaSO4, ये सॉलिड है, ये निकल जाएगा अलग, और NaCl, ये लिक्विड है, ये अलग। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे में था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का विलयन है जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। आइए देखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे NaCl और H2O बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो पहला है, पदार्थ X का नाम बताना है अपन को, इसका सूत्र बताना है,
और फिर दूसरे क्वेश्चन में बताना है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया। तो पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो CaO प्लस H2O बनेगा CaOH। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। हमें ज्ञात है कि जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है, अर्थात H2O। हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2 एक संयोग करने से बना है, अर्थात जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा की दुगनी होती है। तो ऑक्सीजन की दुगनी तो होगी क्योंकि H में 2 लगा हुआ है, तो डबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे इसके द्वारा बताया गया कि जल में वैद्युत अपघटन कैसे होता है। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो परख नली है, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये जल है, ये इनमें भरा हुआ वो भी जल है, ये रबर डॉट है, ये कैथोड है, ये एनोड है और 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये अपघटन हो रहा है और प्लास्टिक का मग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCO से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार है, Fe सॉलिड में है और CuSO4 मतलब थोड़ा सा लिक्विड में है। फिर तो ये नीला है, ये क्या बनाएगा, FeSO4 और कॉपर सॉलिड है तो वो निकल जाएगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 से विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो PV यानी लेड NO3 लेड नाइट्रेट 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बनाएगा क्या, PV यानी कि लेड क्लोराइड अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पहला जो अभिक्रिया है वो है Na सॉलिड O गैस में, तो बनेगा Na2 इधर 4 लगा है ना, इसलिए उसको बैलेंस करा गया है। तो 4Na सॉलिड में और O2 गैस में बनेगा 2Na2O। इधर इस 2 को छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन को उपचयित और अपचयित पदार्थों को देखना है। इस अभिक्रिया में सोडियम NaO में अपचयित है क्योंकि Na का O2 से संयोग हो रहा है और O2 अपचयित है, अपचयित होने वाला पदार्थ है, अतः उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na और O2 हैं। तो अब उपचयित कौन सा है, उपचयित है Na, अपचयित कौन सा है, O2। दूसरे में इस वाली अभिक्रिया में पहचानना है कि अपचयित और अपचयित कौन है। तो CuOH2 गैस, अब फिर बना Cu और H2O। इसमें अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास, अतः उपचयित होने वाला जो पदार्थ है वो H2 है और उपचयित होने वाला पदार्थ H2 यानी हाइड्रोजन है, अपचयित होने वाला पदार्थ CuO है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब पाठ्य पुस्तक से जितने सवाल हैं उन सारे के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है?
तो 2PVO सॉलिड है, C यानी कार्बन जो है वो भी सॉलिड है, तो यहाँ बनेगा 2PDS प्लस CO2 गैस में। तो इसमें सीसा का अपचयन हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, उपचयित हो रही है सॉरी। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ए एवं बी दोनों ही गलत हैं। सीसा अपचयित हो रहा है और बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी दोनों ही रॉन्ग है, मतलब कि ए वाला और ए वाला दोनों ही गलत हैं। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम। सो यहाँ बना Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे बना देते हैं, जबकि Al2 ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी द्विविस्थापन, ऑप्शन सी वियोजन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो ये कैसी है? विस्थापन है, डबल विस्थापन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पूछा जा रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। हाँ, देखो लोहे चूर्ण पर तनु, तो इससे हाँ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कि संतुलित समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आंसर है, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, मतलब कि किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तब उसे हम संतुलित कहेंगे। अर्थात अभिकारक में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान, अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना जरूरी है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन लिख देंगे एक तरफ हाइड्रोजन, और उनका संयोग करा देंगे। दूसरा है, चलो पहले इसको करा ही लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तीन परमाणु, 3 इधर हैं और 2 इधर हैं, कुल 6 हो गए। और नाइट्रोजन के 2 गए, बनाएंगे 2NH3। तो एक किसका है? अमोनिया का है। ठीक है, तो अमोनिया बना दिया अपन ने। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, यानी कि जलाने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो H2S यानी 2H2S ले लेंगे ताकि अपन का संतुलित रहे, और 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या मिलेगा? H2O और SO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अच्छेप देता है। आ जाओ, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा और बैरियम क्लोराइड का क्या होगा? तो बैरियम क्लोराइड क्या होगा? 3VaCl2, और दूसरा रहेगा Al2SO4। इससे बनेगा AlCl2, मतलब कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन देती है। चलो आओ देखते हैं। तो पोटेशियम और H2O, सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो
HNO3 प्लस Ca मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा Ca मतलब कि कैल्शियम NO3 CaNO3 और H2 निकल जाएगा। दूसरे में NaOH और H2SO4 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है आपका हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट और H2O निकल जाएगा। तो ये संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए 2NaOH मतलब क्योंकि दोनों ही परमाणु दोनों की तरफ परमाणु तत्व के जो परमाणु है वे समान होने चाहिए। तो 2NaOH और H2O। इसको समझाने के लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ताकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझाते बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत आती है। तीसरा है NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। तो ये तो काफ़ी हद तक नहीं, ये तो संतुलित ही है, ठीक है। और फोर्थ है VaCl2 और H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट HCl। तो इसको संशोधित कर लेते हैं, ठीक है। तो BaCl2 H2SO4 BaSO2 और 2HCl निकल जाएगा। तो इस तरह से ये संतुलित हो गए। फिर इसे संतुलित करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, सो CO2 लिख दिया। फिर क्या बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O जल निकल जाएगा। दूसरा है जिंक और जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक लिख दिया और सिल्वर नाइट्रेट का ये लिख दिया। फिर क्या बन जाएगा जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 और सिल्वर यानी कि आप Ag। फिर आगे जो है वो है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड में एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड, इससे क्या बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। और दूसरा है कि बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट से बनेगा बैरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये संतुलित हो गया। अभी भी क्या करना है, संतुलित करना है। इतना ही बार संतुलित कर रहा हूँ कि बच्चा सीख जाए। तो इसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को अपन एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, और वो ऐसे करेंगे कि मतलब कि बोर्ड पे करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड और बैरियम आयोडाइड से क्या बनेगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड। तो ए लिख दिया अपन ने क्या पोटेशियम ब्रोमाइड और लिख दिया बैरियम आयोडाइड, बनेगा KI यानी कि क्या हो गया पोटेशियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया का नाम भी बताना है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरे में जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट लिख दिया। फिर वो बनेगा जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यह वियोजन अभिक्रिया है। एक उत्पाद का दो भागों में टूट जाना वियोजन कहलाता है। तीसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लिख दिया, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लिख दिया, बन जाएगा HCl। यह एक संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक उत्पादों की एक साथ मिला देते हैं। तो नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड और एसिड निकल जाएगी। यह विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें विस्थापन हुआ है। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो सवाल है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को A संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए C यानी कि सॉलिड में है कार्बन है और O2 ऑक्सीजन है, CO2 बन जाएगा। और ये पूरी कैसी क्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO
का अपघटन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अपशोषित होती है, इसलिए इस प्रकार अभिक्रिया इस प्रकार है। CO3 गर्म करने पे क्या होगा, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से। ये दिखाता है ऊष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। पहला, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO तथा जल बनाता है, CO2 लिखना होगा। दूसरा है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि विमुक्त होती है, इसलिए अभिक्रिया इस प्रकार है। C6H12O6 और CO2 बनेगा C6 CO2 और 6H2O ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा भी निकल रही है। और दूसरा क्या कर रहा है, ग्लूकोज क्या करता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर CO2 और जल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? अभिक्रिया को समीकरण में लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए FeSO4 ऊष्मा और Fe2O3 SO4 प्लस SO3, तो फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक उत्पाद है वो दो भागों में टूट गया है, तो ये क्या है, वियोजन है। और संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक मिल जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वहीं वियोजन अभिक्रिया में जो उत्पाद है वो दो भागों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए H2O संयोग करके बनाएंगे H2O, अर्थात दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मा के द्वारा वियोजन, तो Pb यानी कि लेड और NO3 नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ताप गर्म की जा रही तो बनेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा विमोचन हो रहा है। प्रकाश के द्वारा विमोचन, तो 2AgVr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा 2Ag और Br यानी कि ब्रोमाइड। तो यहाँ पे प्रकाश के द्वारा हो रहा है। तीसरा है विद्युत द्वारा, तो 2H2O अम्लीकृत जल विद्युत की उपस्थिति में एनोड पर H2 और कैथोड पे O2। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जिंक प्लस Cl3, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। यहाँ जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो CuCl3 से Cu को विस्थापित यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे ABCD, तो AC और BD। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो बन जाएगा NaCl और OH H2O। ठीक है। सिल्वर के संशोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया है, तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और कॉपर अलग हो जाएगी धातु। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अपक्षेप बनेगा, एक किसी में घुलनशील नहीं होगा, और सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन। उपचयन,
ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन तापन में क्या हो रहा है CuS और H2O, तो क्या हो ऑक्सीकरण का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे ऑक्सीकरण या अपचयन कहते हैं। अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन थी इसका क्या हो रहा है ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ। नेक्स्ट, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यह चमकदार तत्व कॉपर धातु Cu है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार है CuO2 Cu+O2 तो बन जाएगी 2Cu कॉपर डाइऑक्साइड काला रंग। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है यानी जंग लग जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी यानी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण यानी जंग नहीं लग पाती। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते पैकेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण यानी कि जंग लगना, विकृत गंधिता यानी कि किसी के स्वाद में या गंध में चेंज आ जाना। संक्षारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहा का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। तो संक्षारण का एक एग्जाम्पल है जंग लगना। उदाहरण, सिल्वर धातु यानी चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ना, मतलब कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना, ये सब संक्षारित के एग्जाम्पल्स हैं। विकृत गंधिता, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित ऑक्सीकारक होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण उसका स्वाद या गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के दो उपाय ऊपर अपन देख चुके हैं। नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर या वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर। उदाहरण, चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इसमें खराब गंध आने लगती है। और इससे बचने के उपाय अपन ऊपर देख ही चुके हैं। तो ये था चैप्टर 1 जिसमें अपन ने साइंस के बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखा, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। और इससे मतलब कि समझाने वाला एक और चैप्टर होगा। इसमें मैं एज इट इज़ क्वेश्चंस को कवर करना चाहती थी जो आई होप कि मैंने करे हैं। अगर आपको वो समझने वाला वीडियो देखना है इसी चैप्टर का तो वो भी देख सकते हैं। साथ में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।